हाँ जी, तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 अगर आप टाइटल पढ़ोगे तो लिखेगा इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इन लोगों ने बोला तो है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर वही सब चीज़ रिपीट करी है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में समझी थी। तो मैं इसके ऊपर फिर से पूरा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा समझाने के लिए। आपको याद है वो पापा और अंकल वाले एग्जाम्पल, सोयाबीन का और वो सब चीज़ें, वही सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, रादर अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें बस हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो पार्टीज के बीच में आपस में शर्त लगती है। आप तो इसको शर्त समझो बस, है ना। शर्त लगती है दो पार्टीज के बीच में। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लेना है, किस डेट पर डिलीवरी चाहिए नहीं चाहिए, सेटलमेंट किस डेट पर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो किस डेट पर एक्सपायर होगा, ये सारी की सारी टर्म्स कब फ्रीज हो जाएंगी, आज ही फ्रीज हो जाएंगी ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मेरी फ्यूचर को मैं आज फ्रीज कर देता हूं, यही है ना। फ्यूचर फ्रीज करने जब जाएंगे, प्राइस को जब आप फ्यूचर प्राइस को फ्रीज करोगे तो आप डेरिवेटिव्स यूज करोगे। और इसमें क्या होता है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस आज ही कॉन्ट्रैक्ट डेट के अंदर फ्रीज हो गई, और दोनों पार्टीज जो हैं उनका ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी रेलेवेंट ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें। मतलब शर्त में जो भी कंडीशंस थी वो कंडीशंस को मीट करें, फुलफिल करें दोनों पार्टीज। ये कंपल्शन है दोनों पार्टीज पे। ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर दो सबसे बड़ी क्या रिस्क आती है, एक तो काउंटर पार्टी रिस्क कि अंकल ने हाथ खड़े कर दिए, पापा ने हाथ खड़े कर दिया। दूसरी रिस्क क्या आती है, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्यों आती है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच हुआ समझौता है ना। वो और वो हाईली कस्टमाइज्ड होता है, बहुत हाई कस्टमाइजेशन होता है ना। तो जब मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर सेटलमेंट डेट के पहले ही बाजार में बेचने जाऊंगा तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा मेरे को उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। सर कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और अंकल के बीच में हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन अगर मान लो मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना है और किसी और को इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना है, तो मैं बाजार में अगर जाके बेचता हूं तो लिक्विडिटी की रिस्क रहेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा नहीं। कारण क्या है, क्यों नहीं बिकेगा? नंबर वन, बिकॉज इट इज हाईली कस्टमाइज्ड फॉर यू, एज पर योर नीड। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये दो रिस्क है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अपना है ना आज का जो डिस्कशन है, रादर आज का और इसके बाद वाले सेशन में भी जो डिस्कशन है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये सेम चीजें, ये सिमिलर चीजें आप लोग सी एफ ए लेवल 1 में पढ़ोगे, सी एफ ए लेवल 2 में पढ़ोगे, आप सी ए फाइनल एस एफ एम में पढ़ोगे, एस एफ एम या ए एफ एम जो भी आप उसको बोलते हैं आप उसमें पढ़ोगे। तो इस पे है ना बहुत फोकस रह के समझना फ्यूचर्स को। मैं प्रैक्टिकली तो समझाऊंगा ही, बट फिर भी बहुत फोकस रह के समझना। फॉरवर्ड जो हमने समझा, वो फॉरवर्ड हमने समझा कि ये कस्टमाइज्ड होता है। अब फॉरवर्ड का कस्टमाइजेशन हटा दो, ठीक है, उस फॉरवर्ड को स्टैंडर्डाइज कर दो, है ना। और अब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच आपस में सौदा ना होके एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने किससे खरीदा है, मैं किसको बेच रहा हूं, तो वो फ्यूचर कहलाता है। ये भी अपन ने समझा था। जैसे अगर आप रिलायंस का फ्यूचर अगर आज खरीदते हो तो पूरा अपन ने देख के समझा था, आपको पूरा बताया था 9 लाख रुपीज का मार्जिन लगेगा और वो सब चीजें, बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज अपन एक एक चीज को डीप डाइव करके उतरते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझना कि ये आपको कुछ फीचर्स बताने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, है ना। अपन साथ ही साथ देखते भी जाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाए। ठीक है, नंबर वन, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज। ठीक है, एक बार जरा ये देखिए, ये जीरोधा का स्क्रीन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां पर आपको आईटीसी दिख रहा होगा, आईटीसी 492 रुपीज़ है। ठीक है, और आईटीसी का जो जुलाई फ्यूचर है वो 492.20 रुपीज़ है ना। तो जुलाई का फ्यूचर जो है वो 50 40 50 पैसे कम चल रहा है, दैट्स इट। ठीक है, आईटीसी के प्राइस के मुकाबले। अब थोड़ा सा अगर आप देखोगे और मैं इसको बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने बाय बटन पे क्लिक किया, राइट, एंड बाय बटन पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको बाय करता हूँ, तो ये मेरे बीच में होगा और एक दूसरी पार्टी के बीच में होगा। सर दूसरी पार्टी कौन होगी? दूसरी पार्टी होगी सेलर,
जो यहाँ पर माल बेचने खड़ा हुआ है 492.3 रुपीज़ पे, एक आदमी खड़ा है 1600 की क्वांटिटी लेके, 3200 की क्वांटिटी लेके, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, वो सेकेंड पार्टी है, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि कौन है, हु इज द पर्सन जिससे मैं खरीद रहा हूं। ठीक है। नंबर टू, अगर आप देखोगे तो सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है बिडू? सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है ये प्रोवाइड हुआ है। अब ये भी प्लेटफॉर्म जो है, आप समझिए मेरी बात, ये यूजर इंटरफेस आपको जीरोधा का दिख रहा है, समझ रहे हो? अब दिस इज जीरोधा प्लेटफॉर्म काइट, ये आपको यूजर इंटरफेस जीरोधा का दिख रहा है, बट जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सचेंज है। अगर आप थोड़े से जागरूक हो, और हमारी जब सीरीज स्टार्ट हुई इसी दौरान एक बहुत बड़ा ग्लिच हो गया था, जब मैं ऑपरेशनल रिस्क भी समझा रहा था उसके तुरंत बाद ये ग्लिच हुआ था। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको कवर किया था, अपन सीधे न्यूज़ में ही जाके देखते हैं तो सेंसेक्स एक्सपायरी डे हिट बाय टेक ग्लिच ऑन रिकॉर्ड हाई डे। ठीक है, ब्रोकर्स ब्लेम बीएससी, आउटेज वाज ड्यू टू बीएससी इशू, इम्पैक्ट मोस्ट ब्रोकर्स। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? इसके अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ये आपको यूजर इंटरफेस जीरोधा प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास एक सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो शायद आपको दिख भी नहीं रहा है। जब आप बहुत बड़े डीलर बन जाओगे, जब आप बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाओगे, तब आप देखोगे यूजुअली ब्लैक कलर की स्क्रीन्स पे ट्रेडिंग होती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, और अपन इमेज में सर्च करते हैं, एक इमेज है राकेश जी की, ये वाली देखिए। अब ये अगर आप इमेज सर की देखते हो, थोड़ी बड़ी करते हैं। अब ये इमेज अगर राकेश सर की आप देखते हो, सो सॉरी आई एम जस्ट नॉट कीपिंग वेल, तो इसमें आपको पीछे ब्लैक कलर की स्क्रीन्स दिखती है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इतने बड़े लोग हैं दैट दे डोंट यूज ब्रोकर्स। वैसे इन्होंने एक कोटेशन किया था कि मैंने साल में 45 करोड़ रुपए का तो ब्रोकरेज भर दिया है। ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये लोग कभी भी, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू अगर ये लोग ट्रेड लेने लग गए ना, तो वो सबको खबर फैल जाएगी। ट्रेड लेते के साथ ही पूरे मार्केट को पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या ट्रेड डाला है। ठीक है, सो ने अभी देखोगे तो अभी इन्होंने ब्लूमबर्ग यूज करना, दे हैव देयर ओन टर्मिनल, इनके खुद के टर्मिनल है। मैं समझा नहीं, इनके खुद के टर्मिनल है मतलब जैसे जीरोधा ब्रोकर है ना, तो जीरोधा मेंबर है एक्सचेंज का, वैसे ही आप भी एक्सचेंज के मेंबर बन सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 25-50 लाख रुपए की मेंबरशिप फीस लगती है और आप मेंबर बन जाते हो एक्सचेंज के। तो एक्सचेंज क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करता है, कोई यूजर इंटरफेस नहीं है आपके पास बीच में। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। फिर तीसरी चीज ये बोल रहा है कि प्राइस डिस्कवरी बाय मार्केट। प्राइस डिस्कवरी बाय मार्केट तो होता ही है, मतलब अगर मैं यहां देखूंगा तो कोई बोल रहा है 491.85 पे खरीदूंगा, ये बोल रहा है 492.10 पे बेचूंगा। जब दोनों के बीच में डील क्रैक हो जाएगी, ठीक है, तब प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी। मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है आपको पिछले सेशन में, इंपैक्ट कॉस्ट एंड प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, तो विल नॉट वेस्ट टाइम टू मच, नहीं तो बहुत सारा कवर करना है। ठीक है, और मार्जिन पेबल्स बाय बोथ द पार्टीज, ये एक बार ये भी बताया हुआ लेकिन फिर से बताता हूं। मार्जिन पेबल बाय बोथ द पार्टीज का क्या मतलब है? यानी अगर मुझे आज आईटीसी का जुलाई का फ्यूचर खरीदना है, ठीक है, तो ये 1600 की क्वांटिटी में खरीद सकता हूं, और इसके लिए मेरे को 1,39,704 रुपीज मेरे अकाउंट में चाहिए। ठीक है, लेकिन इसी जगह अगर मैं इसको स्विच को बेचने वाला स्विच कर देता हूं, तो 1,39,000 रुपीज चाहिए। समझ रहे हो, 4,000 रुपए ज्यादा चाहिए। मैंने पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि सेल करते हैं तो 4,000 ज्यादा क्यों मांग रहे हो आपसे। ठीक है, तो दोनों पार्टीज को टेबल पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे काउंटर पार्टी रिस्क निगेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, लास्ट अगर आप ये देखोगे तो ये बोल रहा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू बी डिसाइडेड टुडे। फिर से समझना, क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे 1600 ही बाय करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मुझे 1600 ही बाय करना है। 1600 ही बाय करने का क्या मतलब है, मैं अगर 800 यहां लिखता हूं और मैं इंटर मारता हूं तो बाय नहीं लेने देगा मेरे को। वो बोलेगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600। मैं यहां पर 1601 लिखता हूं तो भी वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा या तो 1600 या 3200। सो क्वांटिटी इज डिसाइडेड टुडे। सर क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी, ये तो स्टॉक है, बिल्कुल ठीक है, स्टॉक की क्वालिटी तो डिसाइड नहीं हो सकती, लेकिन क्या दूसरी चीजों की क्वालिटी डिसाइड होती है फ्यूचर्स में?
जैसे किस चीज की क्वालिटी डिसाइड होती है? अगर आप गोल्ड देखोगे, देखिए इधर, अब गोल्ड के बहुत सारे फ्यूचर्स हैं यहां पर। एक आप देखो गोल्ड का अगस्त फ्यूचर है, इसको अपन करते हैं। फिर एक गोल्ड का गोल्ड गिन्नी अगस्त फ्यूचर है। फिर एक गोल्ड एम अगस्त फ्यूचर है। फिर एक गोल्ड पेटल अगस्त फ्यूचर है। आप देख रहे हो इन चारों पांचों के अंदर डिफरेंस भी है प्राइस में। ये कैरेट का डिफरेंस है ब्रो। दिस इज अ 24 कैरेट एंड दिस इज 18 कैरेट और 22 कैरेट, राइट? दिस इज अगेन, दिस वन is one piece is 10 grams, this is one piece is 1 gram. आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये अलग अलग क्वालिटी है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी आज ही डिसाइड हो जाती है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो आपसे 1 केजी पे डील होगी इसमें। 1 kg इज द मिनिमम क्वांटिटी एंड यू कैन होल्ड 1 kg गोल्ड बाय हैविंग 7,95,000 रुपीज इन मार्जिन। आप गोल्ड होल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी मेरी आज ही डिसाइड हो जाती है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन फ्यूचर के दो लिमिटेशन है, जो एक तो अपन ने अभी बताया आपको। क्या लिमिटेशन है? कि अगर मुझे आईटीसी का लॉट लेना है तो वो लॉट का साइज 1600 ही रहेगा, ठीक है? ये एक बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या होता है? दूसरा लिमिटेशन एनआईएसएम बोल रहा है कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे अगर आप आज जुलाई का फ्यूचर बाय करते हो, ठीक है, या आईटीसी का एक फ्यूचर बाय करते हो, तो ये फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो ये सारी कॉस्टिंग लगी हुई है कि ब्रोकरेज 20 रुपए लगेगा, सेबी की टर्नओवर फीस 0.79 लगेगी, एक्सचेंज टर्नओवर 15 रुपए लगेगा और टोटल चार्जेस 58 है आपके। अगर मैं सेल करता हूं तो भी मेरे चार्जेस सेम ही है ना? तो ये मेरे चार्जेस हैं जो मेरे को पे करने पड़ेंगे, तो करने ही पड़ेंगे। मतलब उनका ये बोलना है कि कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ज्यादा है। दैट्स फाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो स्टडी है, ये स्टडी बहुत ज्यादा काम की है अपने, ठीक है? इसमें आपको मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज से गो थ्रू कराऊंगा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। ये जो भी यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ 12-13 चीजें हैं और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपने को समझनी और सीखनी है, ठीक है? ध्यान से समझना ब्रदर। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है वो क्या होता है वो समझना। इंस्ट्रूमेंट टाइप मतलब अगर आप यहां देखोगे तो यहां FUT दिख रहा होगा आपको, फुट, है ना? अगर मैं ITC 500 CE करता हूं तो आपको यहां पर CE दिख रहा होगा, दैट इज कॉल ऑप्शन, कॉल यूरोपियन, CE कॉल यूरोपियन, अपन समझेंगे अगले चैप्टर में, है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चूंकि ये फ्यूचर यहां लिखा हुआ है, दैट इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज अंडरलाइंग असेट ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? अंडरलाइंग असेट इज आईटीसी। आईटीसी का स्टॉक इज अंडरलाइंग असेट। ओके, परफेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सपायरी डेट, ये कहां लिखी होती है? लिखा हुआ है ना जुलाई। सर तो पता कैसे चलेगा जुलाई में कब एक्सपायर होगा? जुलाई के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा मतलब यानी कल ही एक्सपायर हो जाएगा, वो समझ गया। लेकिन एक्सपायर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कल के बाद आप जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना? कल शाम को 3:30 बजे तक ही इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होगी। सर अगर मैंने इसको आज खरीद लिया और कल बेचा नहीं तो क्या होगा? समझना, आपने आज खरीद लिया और अगर कल बेचा नहीं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी लेनी पड़ेगी मतलब 1600 शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। लिखा हुआ है ना, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फिजिकली सेटल्ड ऑन एक्सपायरी एंड रिक्वायर एडिशनल फिजिकल डिलीवरी मार्जिन ऑन थर्सडे। तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कल नहीं बेचा, भूल गए आप बेचना, तो आपको 1600 मल्टीप्लाइड बाय 492 इतना रुपया अपने अकाउंट में देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा?
समझो यार, आपने जब अकाउंट खोला है जीरोधा के साथ तो आपने बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करे हैं। वो आपका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर देंगे। दे विल सेंड यू द लीगल नोटिस। यू आर नॉट डिफॉल्टिंग जीरोधा ओवर हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू आर डिफॉल्टिंग एक्सचेंज। ठीक है। तो सर इसमें तो मैं 12 के भाव बिक जाऊंगा। बिल्कुल बिक जाओगे। तुम इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कल के पहले इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है। सर तो फिर अगर कल एग्जिट करना है लेकिन मेरे को तो आईटीसी जुलाई में रहना है, मतलब मेरे को तो आईटीसी में बाय साइड में रहना ही है, तो अब मैं क्या करूं? तो आप आईटीसी का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो। अगर आप जुलाई में हो तो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट बेचो और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो। समझ गए आप? इतना सिंपल है। ओपन हाई लो क्लोज बता दीजिए। ये रहा भाई ओपन हाई लो क्लोज। दिस इज ओपन 495.60 पे ओपन हुआ। ठीक है। उसने हाई बनाया 509.50 का। लो था 491.05 का। और कल का क्लोज बताएगा तो कल का ही बताएगा, अभी तो आज का क्लोज तो हुआ नहीं है, तो कल का क्लोज था 493। ठीक है। तो अब देखोगे कल के क्लोज से थोड़ा सा ही नीचे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर आईटीसी का स्टॉक। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड। यहां पर ये रहा क्वांटिटी। क्या ये क्वांटिटी सब में अलग अलग होती है क्या? बिल्कुल सब में अलग अलग होगी। जैसे अगर आप एमआरएफ देखते हो, एमआरएफ का एक शेयर है 1,35,000। आप एमआरएफ देखोगे तो सिर्फ 5 क्वांटिटी ट्रेड होगी एमआरएफ की। ठीक है। मैं हिंडाल्को देखता हूं, हिंडाल्को का एक शेयर है 652 रुपीज, 1400 क्वांटिटी ट्रेड होगी। ठीक है। तो ये क्वांटिटी हर स्टॉक की अलग अलग होती है, स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करती है ना, क्योंकि टोटल जो उनको कॉन्ट्रैक्ट का साइज बनाना है ना, वो मोटा माटी 8 से 10 लाख रुपए के बीच का ही बनाना होता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड और टर्नओवर। अगर मैं जुलाई को ओपन करता हूं यहां पर, ठीक है, तो आप यहां देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, ये वाला टोटल कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 3,83,42,400 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 1600 से, विच इज माई क्वांटिटी लॉट साइज, तो मेरे को नंबर ऑफ लॉट्स ट्रेडेड पता चल जाएगा। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1600 का है। टोटल 3,83,48,800 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गए। तो मैं अगर डिवाइड कर देता हूं 1600 से, तो मेरे को ये पता चल जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। ठीक है। आप इसके अंदर ये जो वॉल्यूम है, इसके अंदर अगर आप प्राइस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल टर्नओवर पता चल जाएगा कि मार्केट का टोटल टर्नओवर कितना हुआ है। इसमें एक्सपायरी भी आपको दिख रही होगी, वैसे कल की डेट ही बता रहा है एक्सपायरी की। ठीक है। और लास्ट इसमें इस पेज पे लास्ट है अंडरलाइंग वैल्यू। अंडरलाइंग वैल्यू का मतलब ये है कि मेरा जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो 493.20 चल रहा है और मेरा जो आईटीसी का प्राइस है वो ज्यादा चल रहा है। तो व्हाट इज माय अंडरलाइंग वैल्यू? माय अंडरलाइंग वैल्यू इज द प्राइस ऑफ माय स्टॉक। वो मेरी अंडरलाइंग वैल्यू है। ठीक है। अब इसमें ऐसे कुछ से ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, मैं फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि यार मैं वो पीपीटी खोल के आपको समझाऊं या नोटबुक खोल के समझाऊं कोई सेंस नहीं होता, अपन लास्ट में कवर करते ही हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का साइज अपन ने देखा क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट की साइकिल समझना, कॉन्ट्रैक्ट की साइकिल समझना। अब जैसे 1 मिनट में हटाता हूं, मुझे आईटीसी में एंट्री करनी है, बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। तो आईटीसी में बाइंग पोजीशन क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो मैं शेयर को ही बाय कर लूं, स्टॉक को। मैं 1600 स्टॉक अगर बाय करने जाता हूं तो मेरे को 7,90,000 रुपीज टेबल पे आज ही रखने पड़ेंगे। या फिर मैं क्या करता हूं, आईटीसी के फ्यूचर्स बाय करता हूं, तो मैं लिखता हूं आईटीसी फ्यूचर। अब अगर आप देखोगे आईटीसी फ्यूचर तो आपको 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे आईटीसी के, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आईटीसी फ्यूचर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है, दैट कॉन्ट्रैक्ट साइकिल इज ऑफ 3 मंथ्स। जैसे ही कल जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, कल 25 जुलाई है, कल जैसे ही जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, मुझे कौन से 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे परसों से? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई स्टॉक जो है, स्टॉक का जब फ्यूचर आपको लेना है तो फ्यूचर 3 महीने के लिए ही ट्रेडेबल होता है इंडिया में।
मैं निफ्टी फ्यूचर दिखाता हूं आपको एक बार। आप देखिए निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी 3 महीने के लिए ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेना है तो आप देखो वो दिसंबर 2027 का कॉन्ट्रैक्ट भी आप आज खड़ा कर सकते हो। कोई मिलेगा नहीं इसमें, आपको खाली पड़ा हुआ है, कोई बेचवाल नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, बट आके खड़ा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसमें है ना कुछ फनी करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। अभी अगर आप देखोगे तो 25,000 का कॉल है ना, ये कॉल ऑप्शन है, और ये कब का है, जून 2027 का। इसमें अगर मैं देखता हूं तो कोई भी बायर नहीं है, कोई भी सेलर नहीं है। अपन एक काम करते हैं, अपन इस कॉन्ट्रैक्ट को आज सेल करते हैं, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आज सेल करते हैं, और इसको सेल करते हैं अपन, मान लीजिए इसको सेल करते हैं अपन, अभी कितना 25,000 है ना, 700 है, तो अपन इसको 950, या अपन इसको 1970 रुपये में सेल करते हैं, ठीक है। और ये 2,70,000 रुपीज का मार्जिन होना चाहिए। मैं सेल ऑर्डर डाला तो ये क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस ऑप्शन स्ट्राइक एज दिस इज एन इलिक्विड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, जीरोधा ट्रेड नहीं करने देता है, बट दूसरे ब्रोकर्स ट्रेड करने देते हैं। अगर अपन वहां डालते तो सेलर में अपने को दिखाता कि आप सेल करने आ गए हो, वैसा, ठीक है। जैसे अगर आपको देखना ही है इस तरह का कुछ, चलो अपन ऑप्शन में जब देखेंगे तब कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, एक्सपायरेशन डे अपन ने समझ लिया, टिक साइज का क्या मतलब है वो समझना थोड़ा। टिक साइज का क्या मतलब है वो समझना। अगर मैं आईटीसी का जुलाई फ्यूचर ओपन करता हूं, ठीक है, और मैं एमआरएफ का जुलाई फ्यूचर ओपन करता हूं, आप यहां देख रहे हो, यहां 5-5 पैसे के डिफरेंस पे मूवमेंट हो रहा है। 35 पैसे, 40 पैसे, 45 पैसे, 50 पैसे, 55 पैसे, ठीक है। और वहीं पर ही एमआरएफ में अगर आप देखते हो तो एमआरएफ के अंदर भी 5-5 पैसे में ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो बिड लग रही है वो बिड और ज्यादा बड़े डेप्थ में लग रही है ना, बिड में 1 पैसे पे भी बिड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कितने पैसे पे अगली बिड लग सकती है वो टिक साइज होता है। ये 1 पैसा भी हो सकता है, ये 5 पैसा भी हो सकता है, ये 10 पैसा भी हो सकता है। इसको कौन डिसाइड करता है, इसको एक्सचेंज डिसाइड करता है, ठीक है। डेली सेटलमेंट प्राइस, अब क्या होता है ना, आप समझना, इसको अपन आगे भी और इसी सेशन में समझेंगे। डेली के डेली मेरी पोजीशन का प्राइस सेटल होगा। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब यह है कि अगर आज मैंने 492 रुपीज पे, मैंने मान लीजिए 493.05 रुपीज पे एक लॉट फ्यूचर बाय करा, ठीक है, और ये 494 हो गया, तो ब्रोकर मेरे अकाउंट में 1,600 रुपए डाल देगा। मैं यूज नहीं कर पाऊंगा अभी उस पैसे को, मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन वो मुझे दिखेंगे कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा प्लस हुआ है। सिमिलरली अगर ये 493 से 492 हो गया, समझना एक मिनट, तो ब्रोकर मेरे अकाउंट से तुरंत 1,600 रुपए डिडक्ट कर देगा, ठीक है, और वो एक्चुअल में निकाल लेगा। जब डालेगा तब डालेगा, लेकिन फ्रीज लगा के रखेगा, क्योंकि पोजीशन अभी ओपन है, तो मेरे को घर थोड़ा ना ले जाने देगा पैसा वो। लेकिन अगर मेरा नुकसान होता है तो वो निकाल के घर ले जाएगा पैसा उसका। सर फिर अगले दिन और ज्यादा प्रॉफिट होता तो फिर से डाल देगा। तो डेली सेटलमेंट होता है। अगर आप यूजुअली कभी देखोगे, फोकस करना, आप एक काम करना, एक होमवर्क है आपके लिए, आप ये करना कि कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी जो स्टॉक है, आईटीसी की बात करते हैं, .325 का अलार्म लगा के रखो, ठीक है, अपनी मोबाइल में, अपनी वॉच में, और .329.59 जैसे ही मार्केट बंद होता है प्राइस नोट करो, ठीक है, और फिर आधे घंटे बाद आके फिर से प्राइस नोट करो। आप देखोगे आधे घंटे में मार्केट बंद होने के बाद भी प्राइस में कुछ मूवमेंट आए, प्राइस अपडेट हुए। कारण क्या होता है, जो ट्रेड्स बचते हैं, जो फाइनल सेटलमेंट्स चल रहे होते हैं, 3:30 इज द टाइम, ट्रेडिंग आवर जो है अगला, क्योंकि ट्रेडिंग आवर ही है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है
और 3:30 को आखिरी ऑर्डर लगाया जाता है। क्या 3:30 को आखिरी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है? नहीं, लास्ट ऑर्डर एक्सेप्ट होता है 3:30 तक, रादर 3:59 पॉइंट, सॉरी 3:29 मिनट एंड समथिंग 59 सेकेंड्स तक एक्सेप्ट होगा ऑर्डर। जो ऑर्डर लग गए हैं 3:30 तक वो कुछ समय तक एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो होगा वो मार्केट बंद होने के कुछ समय बाद आपको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देके समझना, समझोगे तो समझ में आएगा, और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये एक्सेप्ट करा है कि मुझे फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है, तो आपको यार दूसरों से, रिटेलर से बहुत बेहतर और उम्दा लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स। ठीक है, इक्विटी कैपिटल मार्केट। सो एनआईएसएम ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाने की कोशिश करी है जो फ्यूचर में थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चली जाती है। आपको करना यही है कि आपको अभी सिर्फ बैठ के समझना है, और फिर आपको मेरे नोट्स भी पढ़ने हैं और साथ में वर्कबुक भी रिवाइज करनी है। पहली जो टर्म आ रही है हमारे सामने वो आ रही है बेसिस, और मैंने यहां लिख के दिया है कि बेसिस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस। 2 मिनट जरा समझना है इधर। आप अगर अभी देखोगे तो यहां पर फ्यूचर प्राइस 494.05 चल रहा है, और फॉरवर्ड प्राइस जो, सॉरी, फ्यूचर प्राइस जो है वो 494.15 चल रहा है, 10 चल रहा है रादर। और जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट मतलब कैश में अगर मैं शेयर खरीदना है, तो 494.6070 चल रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको बेसिस बोला जाता है। बेस जो होता है वो पीरियड के हिसाब से होता है। मतलब अगर मैं आईटीसी का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट डालता हूं और आईटीसी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट डालता हूं, आप देखोगे बेसिस बढ़ता जा रहा है। अगर मैं जुलाई टू जुलाई देखता हूं तो मेरा जो बेस आ रहा है वो 50 पैसे का बेस आ रहा है, बेसिस आ रहा है। 50 पैसे का बेसिस मतलब कि मेरे स्पॉट में और मेरे फ्यूचर में सिर्फ 50 पैसे का डिफरेंस है। लेकिन वहीं पर अगर मैं अगस्त, बेसिस ऑफ अगस्त फ्यूचर देखता हूं, तो द डिफरेंस इज क्लोज टू 3 रुपीज। एंड वहीं पर मैं बेसिस ऑफ आईटीसी सितंबर फ्यूचर देखता हूं, तो द डिफरेंस इज क्लोज टू 6 रुपीज। राइट, सो बेसिस कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, बेसिस को हमेशा पीरियड के साथ लगा के बात करी जाती है। दैट इट्स अ बेसिस फॉर 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस फॉर 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जितनी ज्यादा रहती है, ठीक है, बेसिस उतना ज्यादा स्प्रेड बड़ा होगा बेस का। ये बात समझिए आप। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अगर कैश में लेना है आईटीसी तो 494.55 पैसे में मिल रहा है, मुझे अगर जुलाई का फ्यूचर लेना है तो 494 में मिल रहा है, मुझे अगर अगस्त का लेना है तो 497, 3 रुपए ज्यादा में मिल रहा है। इन दोनों के डिफरेंस को तो बेसिस बोलते हैं। वो मेरे को समझ में आया, मेरे को मोटा मोटा ये भी आपने जो बोला वो समझ में आया कि जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है बेसिस उतना बड़ा होगा। लेकिन ये होता क्यों है वो बताओ। होता इसलिए है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी जो वर्ड है ना, ये आपको रिलेशनशिप समझाता है फ्यूचर और स्पॉट के बीच में। थोड़ा सा जरा ध्यान देके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो ऐसा हो जाए, आपको आईटीसी फ्यूचर्स का कॉस्ट ऑफ कैरी निकालना है। समझना इधर। तो आप क्या करते हो पता है, कभी भी आपको जब कॉस्ट ऑफ कैरी निकालना होता है, कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है, रिलेशनशिप समझाओ। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, फ्यूचर और स्पॉट प्राइस, इसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है। और हम एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आईटीसी का स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है
कितना चल रहा है मैं यहां देख के बता देता हूं, 494 रुपीज का चल रहा है। आपको तो फ्यूचर नहीं लेना है, आपको तो आईटीसी के पूरी 1600 क्वांटिटी खरीदनी है। तो कितने में होगी 494 इंटू 1600, ठीक है, ये भी मैं आपको देख के बता देता हूं। तो ये क्वांटिटी खरीदने के लिए मेरे को क्लोज टू 7,90,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है ना। अब ये पैसा तो मेरे पास है नहीं, ध्यान से समझना, मेरे पास ये पैसा नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बैंक से लोन लेता हूं, बैंक का लोन। अच्छा, मुझे ये जो खरीदना है ये मान लो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, या मुझे सितंबर मंथ का खरीदना है, 2 महीने बाद का, आफ्टर 2 मंथ, है ना, सितंबर खरीदना है अपने को। तो बैंक से लोन लूंगा 7,90,000 का, एट द रेट से फॉर एग्जाम्पल 12% पर एनम पे फॉर 2 मंथ। तो पहले महीने में कितना पैसा बैंक को दूंगा, 7,09,000 रुपीज, और दूसरे महीने में कितना बैंक को दूंगा, 7,900 रुपीज, क्योंकि मेरे को 2 महीने के लिए आईटीसी के 1600 स्टॉक्स खरीदने। तो कितना हो गया ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा 15,800 रुपीज, करेक्ट। ये हो गया सर, बिल्कुल सही है। 15,800 रुपीज क्या मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट हुई क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बाय 1600 क्वांटिटी ऑफ आईटीसी, ये अपनी हो गई 15,800 रुपए, क्योंकि 8,000 हो जाती तो 16,000 हो जाता, 15,800। अब समझना आप इधर थोड़ा सा जरा गणित, इसको शेयर्स में समझना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सोयाबीन वोयाबीन में तो बहुत आसान है। ये जो मैंने शेयर खरीदे 1600 रुपए, 1600 शेयर्स खरीदे, इन शेयर्स को मुझे कहीं तो रखना पड़ेगा। क्या मेरे को इन शेयर की डिपॉजिटरी कॉस्ट देनी पड़ेगी क्या, मेरे डिपॉजिटरी को डिपॉजिटरी चार्जेस देने पड़ेंगे क्या 2 महीने के यार सीडीएसएल के लॉकर में आपके शेयर्स पड़े हुए रहेंगे ना, तो पैसा तो लेगा। मान लो उसने आपसे 200 रुपए लिए, ठीक है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट हुई, इधर ध्यान से समझना, वो कितनी हुई, 16,200 रुपए, प्लस मैंने टोटल कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, 7,90,000 रुपीज। तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी कितना हुआ, इधर ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ कैरी कितना हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी 0,02608, ठीक है, ये मेरा टोटल हुआ। इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी आईटीसी स्टॉक टिल सितंबर एक्सपायरी, है ना, मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूं। तो ये अमाउंट आ रहा है अपना 80,6200 डिवाइडेड बाय 1600 की क्वांटिटी है। अरे मेरी 1600 की क्वांटिटी है ना लाला, मेरे को तो पर शेयर प्राइस निकालना है। 80,6200 डिवाइडेड बाय 1600, 503.875 रुपीज। आप समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर क्या हो रहा है। अगर आज मेरे पास रोकड़ा नहीं है और मुझे आईटीसी के 1600 स्टॉक बाय करके होल्ड करना है सितंबर एंड तक, तो जो मेरे को कॉस्ट लगेगी, मैं जाके बाजार से लोन लूंगा, ठीक है, वो लोन की कॉस्ट लगेगी, कितनी लगेगी, 15,800 रुपए। फिर वो आईटीसी के शेयर जो पड़े रहेंगे सीडीएसएल के अंदर, उसके 200 रुपए अलग से लगेंगे, मैंने फिक्टिशरी लिया इसको। तो 16,200 रुपीज मेरे को एडिशनल खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। पर शेयर कॉस्टिंग मेरी कितनी बैठेगी, 503.875 रुपीज। जरा ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब यह है कि जो आईटीसी का स्पॉट का प्राइस 494 में चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आईटीसी का जो स्पॉट प्राइस 494 में चल रहा है, और हमने जो आईटीसी का फ्यूचर प्राइस निकाला है सितंबर का, वो सितंबर का प्राइस हमारा कितना आया है, 504 रुपीज।
ये जो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये 10 रुपीज का जो डिफरेंस है, दैट इज, ये जो बेसिस है, ठीक है, दिस बेसिस इज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ कैरी। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? आपको इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, कमोडिटी में अगर मैं मान लीजिए, इधर ध्यान देना, कॉपर जुलाई मेरे को लेना है, कॉपर, है ना, कॉपर लेना है मेरे को सितंबर का, ऐसा मान लो आप 1 मिनट के लिए, मैं सब हटा देता हूं, तो मेरे को 814.60 में पड़ेगा। मुझे पता है आज अगर मैं कॉपर लेता, अगर आज आपको कॉपर का जुलाई देखोगे तो थोड़ा कम दिखेगा आपको ना, 808 रुपए दिख रहा है। आप समझो यही स्पॉट है, क्योंकि जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट तो कल ही एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, इसकी तो एक्सपायरी 1 हफ्ते मतलब 6 दिन में ही है, तो यही समझ लो यही स्पॉट प्राइस है, बहुत पास में स्पॉट के। तो ये जो मुझे एडिशनल 6 रुपए लग रहे हैं कॉपर के, पर पर ट्रेड, ठीक है, ये कॉपर की क्वांटिटी पे ये एडिशनल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अगर आज मैं कॉपर खरीद के बैठ जाऊंगा, समझना, सितंबर में मेरे को चाहिए, मेरे को रेट सितंबर का लॉक करना है, 2 तरीके लॉक करने के, या तो सितंबर का फ्यूचर खरीद लूं, या फिर मैं आज ही खरीद लूं पूरी क्वांटिटी। मान लो मैं पूरी क्वांटिटी आज खरीद लेता हूं, तो सबसे पहले तो मेरे पास खरीदने का पैसा नहीं है। कितना पैसा चाहिए? 1,80,000 रुपए, तो वो नहीं है मेरे पास। तो मुझे सबसे पहले वो पैसा बैंक से लोन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 1 टन उन्होंने कॉपर दे दिया मेरे को, अब वो 1 टन कॉपर को मेरे को किसी वेयर हाउस में स्टोर करके रखना पड़ेगा, उस वेयर हाउस का 2 महीने की रसीद कटेगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वो सारे खर्चे मिलाने के बाद अगर आप टोटल कैलकुलेशन करते हो तो आपका जो खर्चा आएगा वो 814 के आसपास आना चाहिए, एक्चुअल में जो कॉपर का खर्चा आपका बैठा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैरी ट्रिगर हो गया उधर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया किसी कारण से तो आप इसको वापस एक बार घुमा के देखो, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब समझना जरा थोड़ा सा आगे, इसमें है ना मार्जिन अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम फ्यूचर समझेंगे तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन मेरे दिमाग में एकदम क्लियर रहे। अगर मुझे आईटीसी के 1600 शेयर खरीदने हैं तो मेरे को 7,90,000 टेबल पे रखना है। लेकिन वहीं पर अगर मुझे मान लीजिए आईटीसी के जुलाई का फ्यूचर खरीदना है ना, ऐसा मान लो जुलाई का फ्यूचर खरीदना है, तो अब मुझे 7,90,000 टेबल पे नहीं रखने। अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई है? 1,40,000 हो चुकी है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरी की पूरी मार्जिन एक्सप्लेनेशन बताएगा कि ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है ना, यहां पर पूरा आपको समझाया जाएगा कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, पढ़िएगा, मैं भी बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक की मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन पता कैसे चलता है सर? ये जो फंड दिख रहा है ना आपको, यहां पर दिख रहा होगा फंड मेरे फोटो के पीछे, मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो आपको यहां पर कुछ मार्जिन दिखेगा। क्या दिख रहा है आपको मार्जिन की? 22,44,000 रुपीज आपके पास अवेलेबल मार्जिन है, ठीक है। ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन कहां से आया है मेरे पास? ये कोलेट्रल से आया है। कोलेट्रल का क्या मतलब होता है? मतलब मैंने क्या करा, मैंने 25 लाख रुपए के कुछ शेयर्स गिरवी रख दिए और जीरोधा को बोला है कि यार तू मेरे को इस पे मार्जिन दे कि मैं कुछ माल उठा पाऊं। तो मैंने, जीरोधा ने 25 लाख रुपए गिरवी रख के, 25 लाख के स्टॉक्स गिरवी रख के मेरे को 22,44,998 का मार्जिन दिया, ठीक है। ये बेसिक मार्जिन होता है। अगर हम इसमें बोलते हैं पहली चीज की इनिशियल मार्जिन क्या है सर, वो बताना आप, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनिशियल मार्जिन क्या होगा वो समझना। अगर मैं बाय करने जाता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो आपको ये 1,39,656 दिख रहा है, दिस इज इनिशियल मार्जिन, ये इनिशियल मार्जिन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको मार्केट करके कि मार्केट में जो भी प्राइस पे मिल रहा है, जो भी प्राइस पे सेलर बैठा है, उस सेलर से बाय कर लो आप, और मैं ओके कर देता हूं, तो आप यहां देखोगे मेरा बाय एग्जीक्यूट हो गया और यहां पर मेरा मार्जिन यूज हो गया, 1,39,670 का मार्जिन यूज हो गया। क्या ये मार्जिन एग्जैक्टली वही मार्जिन था?
बिल्कुल वही मार्जिन था। तो क्या मेरी पोजीशन में ये ट्रेड आ रहा होगा? आया है बिल्कुल, 480 का लॉस दिख रहा है इस पोजीशन में अभी। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? अब थोड़ा सा ध्यान से समझो अगला कॉन्सेप्ट। इनिशियल मार्जिन तो आप समझ गए, मैंने ट्रेड लिया ही आपको एम टू एम समझाने के लिए। एम टू एम का मतलब क्या होता है पता है? एम टू एम का मतलब होता है मार्क टू मार्केट। अभी अगर आप देखोगे तो अपने ट्रेड की क्या पोजीशन चल रही है? अपने ट्रेड की ये पोजीशन चल रही है कि अपन ने 491.55 पैसे पे ट्रेड लिया है, और वो अब प्राइस कम होके 491.45 हो गया है या 20 हो गया है। तो अपने को 560 रुपीज का लॉस है। मान लो मार्केट यहीं बंद हो जाए, अभी इसी पोजीशन में मार्केट आज बंद हो गया, तो पता है ये क्या करेगा? ये है ना, अवेलेबल कैश जो यहां दिखा रहा है ना -66,000, उसमें ये और 560 ऐड कर देगा, मतलब -67,200 समथिंग कर देगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि पोजीशन अपने फेवर में चली जाए और यहां से प्राइस 10 रुपए का मूवमेंट दे दे ऊपर, और ये 16,000 का प्रॉफिट में आ जाए, तो पता है ये क्या करेगा? ये -66 में +16,000 करके इसको अगले दिन मेरे को रिफ्लेक्शन दिखाएगा -56। मतलब ये है कि जो भी लेन देन होता है वो तुरंत जैसे ही दिन खत्म होगा, वो या तो मेरे अकाउंट से निकाल लिया जाएगा या मेरे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब बिना मस्ती करे अपन इस ट्रेड को फिर से एग्जिट कर देते हैं, है ना? नहीं तो जबरदस्ती में मजाक मजाक में चपत लग जाएगी 1,000-1,500 रुपए की। और मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया, मैंने सेल कर दिया, और मुझे 880 रुपीज का लॉस हुआ इसके अंदर, है ना? ये मैंने आपको सिर्फ करने के लिए दिखाया था। आप देख रहे हो पैसा गंवाना मार्केट में कितना इजी होता है। बैठे बैठे 880 रुपए की चपत लग गई ना, बिना कुछ करे। दो एग्जाम्पल समझने में 880 का चूना लग चुका है। ठीक है, तो ये अपना मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है ये अपन समझेंगे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, मुझे आपके साथ इतना ही डिस्कशन करना था आज के सेशन में। अगले सेशन में मतलब इसको अपन अगले चैप्टर में समझेंगे, जो ऑप्शन वाला चैप्टर अपना होगा ना, अपन उसके अंदर इसको समझेंगे। ठीक है, मुझे इतना ही डिस्कशन करना था। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी। अब आप एक काम करना, जरूर एक काम करना, मैं आपके सामने ही करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये जो हमारी वर्कबुक है, ठीक है सर, आपको है ना ये पूरा पढ़ के आना है कल। अगले चैप्टर के पहले आपको ये चैप्टर 3 में इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा पढ़ना है, वही सेम स्टोरी समझा रहा है। ठीक है, क्या रिस्क है अपन ने पढ़ा? लिक्विडिटी रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क है। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अपन ने फीचर पढ़े, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिमिटेशंस पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन पढ़े। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होती है, एक्सपायरेशन डे क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है एक बार। टिक साइज क्या होता है, डेली सेटलमेंट प्राइस, फाइनल सेटलमेंट प्राइस, ट्रेडिंग आवर्स क्या होता है ना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में आपको बेसिस पढ़ना है पूरा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और रोबस्ट, और तुरंत पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना, मैं तो ये बोलता हूँ। ताकि क्या होगा, आपके पास बिल्कुल ताजा तपा तपा है, ज्यादा नहीं, 1 घंटा और लगेगा मुश्किल से। कॉस्ट ऑफ कैरी पढ़ना, मार्जिन अकाउंट में इनिशियल मार्जिन पढ़ना, और आप मार्क टू मार्जिन पढ़ेंगे। आप इतना जरूर पढ़ के आएंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो मुझे कमेंट में बताओ। आई एम नॉट कीपिंग वेल, बट आई एम ट्राइंग टू कम अप, एंड क्योंकि मुझे पता है दैट यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, तो मोमेंटम एक बन गया है, उसको लूज नहीं करना है। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि अपन और तेजी से लेके आए सेशंस को। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से जब तक अपन सेकेंड लास्ट चैप्टर तक नहीं पहुंचते हैं, आई डोंट रिकमेंड यू कि आप अपने एग्जाम शेड्यूल करें NISM का। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।